मंत्री केटीआर ने कहा कि कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र आंदोलन की भावना को लेकर आया है और हमने गठबंधन हिस्से के रूप में 2004 में कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र लिया। उन्होंने कहा कि हर जगह यह बहस चल रही है, मुख्यमंत्री केसीआर अगले विधानसभा चुनाव में कामारेड्डी से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि केसीआर गंपा गोवर्धन रेड्डी के अनुरोध पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। गंपा गोवर्धन के पार्टी में शामिल होने के बाद बीआरएस की ताकत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि गंपा गोवर्धन केसीआर को कामारेड्डी से चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे और वे चाहते हैं कि केसीआर इस निर्वाचन क्षेत्र को राज्य में नंबर 1 बनाने के इरादे से यहां चुनाव लड़े, जो पहले से ही विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर जो भी फैसला लेंगे उसके पीछे उनकी मजबूत महत्वाकांक्षा होगी। मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हम बालापुर गौड़ संघ के हर संभव तरीके से समर्थन करेंगे और सहयोग करेंगे। मंत्री ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बडंगपेट नगर निगम के बालापुर गांव में गौड़ जाति समुदाय भवन का उद्घाटन किया। भवन का निर्माण निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से 10 लाख रुपए से किया गया। इस मौके पर गौड़ जाति समुदाय के नेताओं ने मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने मेयर और डिप्टी मेयर को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में जुकंटी सुरेश गौड़, गौड़ा समुदाय और अन्य ने भाग लिया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की आलोचना की है। मध्याह्न भोजन योजना से पहले ही कई समस्याओं के कारण आलोचना झेल रही है। उन्होंने कहा कि सीएम उन पर ध्यान न देकर नाश्ता योजना के नाम पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने आलोचना की कि आखिर छात्रों की आड़ में राजनीति करने के स्तर पर उतर आए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कई स्कूलों में रसोई कक्ष ठीक से नहीं है। ऐसी स्थिति की पेड़ों के नीचे खाना पकाया जा रहा है, जिससे मध्याह्न भोजन प्रदूषित हो रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ने के कई मामले सामने आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य भर में कल्याण छात्रावास, गुरुकुल और स्कूलों का प्रबंधन खराब है। उन्होंने कहा कि केसीआर इन भयावह स्थितियों की समीक्षा तक नहीं की। बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की समस्याओं के अलावा कर्मियों की मांगों का भी समाधान करने की मांग की गई। सीपीआई नेता चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मांग की है कि गृह मंत्री महमूद अली को तुरंत गनमैन से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर को इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शुक्रवार को मंत्री तलसानी के जन्मदिन समारोह के दौरान गृह मंत्री ने गनमैन को थप्पड़ से मारा। सोशल मीडिया पर इस घटना की जमकर आलोचना हुई। पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता डीके अरुणा ने कहा कि जीजा साले केटीआर और हरीश राव मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि दोनों सीएम केसीआर के स्वास्थ्य की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने केटीआर से आग्रह किया कि वह मुख्यमंत्री बनने की इच्छा न रखें और केसीआर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डीके अरुणा ने कहा कि अगर केसीआर की तबीयत ठीक नहीं है और वह फार्म हाउस में रहते हैं तो कम से कम उनकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीजा जी इस योजना में है कि अगर सीएम की सेहत अच्छी रहती है तो मुझे मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, यह काफी है। साले जीजा जी दोनों ही जल्दी में है कि चुनाव आ रहे हैं। वे चुनाव की पृष्ठभूमि में डबल बेडरूम घरों और बीसी बंधु के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित बंधु इसे ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं और बीआरएस विधायक और नेता कमीशन के रूप में 30% ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग हरीश राव और केटीआर के झूठ पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। सनत नगर डिवीजन जक्का कॉलोनी निवासियों और तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने नंदमूरी रामकृष्ण के अनशन के समर्थन में भाग लिया। नंदमूरी रामकृष्ण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलुगु लोगों के विकास के लिए तेलुगु लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले नेता हैं। उन्होंने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही साइको सरकार जाएगी और टीडीपी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। साइको मवाली साइकिल रावाली, साइको मवाली साइकिल रावाली, साइको मवाली साइकिल रावाली, साइको मवाली साइकिल रावाली। We want justice, we want justice, we want बाबू जय बाबू जय बाबू जय बाबू जय बाबू जय बाबू जय बाबू justice, we want justice, we want justice। चंद्रबाबू नायडू का नायकत्व बीआरएस एमएलसी कल्वकुंतला कविता ने कहा कि अगर भारत में महिला आरक्षण कानून पारित हो गया तो भविष्य में महिलाओं के लिए अच्छे दिन होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने क्रांतिकारी महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है जो अधिक महिलाओं के लिए विधायिका में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा।
भारतीय संसद में फिलहाल 78 महिला सांसद हैं और महिलाओं को आरक्षण मिलने से यह संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। उन्होंने 1996 में देवेगौड़ा सरकार, 2010 में सोनिया गांधी और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाने के लिए धन्यवाद दिया। लंदन में एक प्रमुख सार्वजनिक नीति चैरिटी ब्रिज इंडिया ने महिला आरक्षण, महिला भागीदारी, लोकतंत्र प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका विषय पर कविता ने मुख्य भाषण दिया। टीएसआरटीसी के एमडी सज्जनार ने कहा कि हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे सामने रखी चुनौतियों को पूरा किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने वाले 280 कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने राखी श्रावण मास के अवसर पर चुनौती पूरी करने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस चुनौती में बड़ी प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर बहुत गर्व है। कहा गया कि राखी के दिन 20 करोड़ रुपए के चैलेंज तक पहुंचने की जो सोच थी उससे यह 22.65 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में उन्होंने हर साल की तुलना में 100 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए। उन्होंने कहा कि वह उन भाइयों और बहनों के आभारी है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि यह सभी का परिणाम है, सभी के प्रयास से ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि हम आपके लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाते रहते हैं ताकि आपकी मेहनत का फल मिले। भाजयुमो के राष्ट्रीय नेता साई प्रसाद ने कहा कि आयुष्मान मल्काजगिरी के नाम पर मल्काजगिरी विधानसभा क्षेत्र में हर सप्ताह मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजयुमो के राष्ट्रीय नेता साई प्रसाद के नेतृत्व में सनशाइन अस्पताल और किम्स अस्पताल के सहयोग से मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र मौलाली 138वें मंडल के शफीनगर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र के 3रे डिवीजन में हर हफ्ते मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम मोदी के दृढ़ संकल्प की भावना से आयोजित किए जा रहे हैं कि सभी भारतीय स्वस्थ रहें। साई प्रसाद ने कहा कि गरीबों को मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट कर उन्हें मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। मंदाकृष्णा मदिगा ने आगामी संसद सत्र में एससी वर्गीकरण को वैधता दिलाने की मांग में समर्थन पदयात्रा करने का फैसला किया है। यह यात्रा आलमपुर से शुरू होगी। इस मौके पर वे एमएसएफ तेलंगाना के प्रवक्ता कुम्मू शेखर मदिगा के नेतृत्व में विशेष बसों से गए। एमआरपीएस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंदू सुरेश मदिगा ने हरी झंडी दिखाई। एमएसएफ तेलंगाना के राज्य प्रवक्ता कुम्मू शेखर मादिगा ने मंदाकृष्ण पदयात्रा के समर्थन में एक विशेष बस में ओयू आर्ट्स कॉलेज के छात्रों का नेतृत्व किया। कुम्मू शेखर ने कहा कि मंदाकृष्णा शिक्षा, नौकरी, कल्याण और राजनीति के क्षेत्र में मदिगा और अनुसूचित जाति में उपजाति के लोगों के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने और दृढ़ संकल्प के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एससी वर्गीकरण की बात तो करती है लेकिन संसद में बिल नहीं लाती। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना में नौकरी की रिक्तियों की भर्ती में मदिगा छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बीआरएस नेता गद्दाम श्रीनिवास यादव ने कहा कि गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस का झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। गोशामहल बीआरएस नेता गड्डम श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में हैदराबाद के नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में आत्मीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। आत्मीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल हुए। कांग्रेस नेता बक्का जरसन ने तेलंगाना गृह मंत्री महमूद अली के खिलाफ एसआर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव का जन्मदिन समारोह कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में आयोजित किया गया। तलसानी के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए महमूद अली ने गनमैन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, गुलदस्ता कहां है, और थप्पड़ मार दिया। पिटला नागेश ने कहा कि वह मुदिरा समुदाय के आत्मगौरव सभा के नाम से एक महासभा आयोजित करेंगे जिसमें मांग की जाएगी कि मुदिरा समुदाय को तेलंगाना की राजनीति में उचित स्थान दिया जाए। मुदिराज संगम के नेताओं ने सभी से मुदिराज आत्मगौरव सभा में आने की अपील की। रविवार को आत्मगौरव सभा परेड ग्राउंड में आयोजित की गई। तेलंगाना सरकार द्वारा बांटी जा रही बतुकम्मा साड़ियों का विरोध हो रहा है। याचाराम मंडल के टक्कलपल्ली गांव की महिलाएं अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कह रही है कि सरकार द्वारा वितरित बतुकम्मा साड़ियां घटिया हैं। सरकार द्वारा दी गई साड़ियां पेट्रोल से जला दी गई। महिलाएं इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने हाथ से बुनी साड़ियां बांटने के बजाय खराब साड़ियां दे दी। उन्होंने कहा कि महज 100 रुपए की साधारण साड़ियां बांटी गई। आलोचना की कि मुख्यमंत्री केसीआर ईसाई त्योहारों के दौरान रात्रि भोज की व्यवस्था करते हैं और उपहार देते हैं। इसी तरह मुसलमानों को रात्रि भोज, कपड़े और सिलाई मशीन देते हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों के लिए नाम मात्र की साड़ी देना, मिलाना हिंदुओं का अपमान है।
हैदराबाद में चिटफंड और फाइनेंस संस्थानों पर आईटी का छापा तीसरे दिन भी जारी है। अधिकारी अमीरपेट और कुकटपल्ली और शमशाबाद में निरीक्षण कर रहे हैं। पूजा कृष्ण के एमडी कृष्ण प्रसाद के घर और दफ्तरों के साथ साथ शमशाबाद रघुवीर के घर और इंदु फॉर्चून कंपनियों की तलाशी। पूजा कृष्ण संस्था के कृष्ण प्रसाद प्रबंध निदेशक हैं। सोमेपल्ली नागराजेश्वरी और दुप्पालापुड़ी पूजा लक्ष्मी निदेशक हैं। कार्यालय के सामने स्थित उनके घरों की भी जांच की गई। आयकर चोरी और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश के आरोपों के तहत उनकी तलाशी की जा रही है। ऐसा लगता है कि आईटी अधिकारियों ने पहले ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। इन तलाशियों में चेन्नई आयकर विभाग की टीमें भी शामिल हुई। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट फैंस में काफी दिलचस्पी है। खासकर इस बार टीम इंडिया हॉट फेवरेट बनकर उतर रही है। यह टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से शुरू हुआ और 19 नवंबर तक चलेगा। नतीजतन कॉरपोरेट कंपनियां अपने प्रमोशन के लिए मेगा टूर्नामेंट पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस विश्व कप को कई देशों में प्रशंसकों द्वारा लाइव और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। इसके साथ ही विश्व स्तरीय कॉरपोरेट कंपनियां लाखों दर्शकों से आकर्षित करने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करने को तैयार है। ऐसा लग रहा है इस मेगा टूर्नामेंट को करीब 100 करोड़ लोग देखेंगे। विज्ञापन कंपनियों ने अनुमान लगा रही है कि इस विश्व कप की लोकप्रियता जबरदस्त होगी। इस हद तक की विज्ञापन की दर से जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस टूर्नामेंट में विज्ञापन पे सभी ब्रांड कुल मिलाकर $240 मिलियन खर्च करने जा रहे हैं। अगर हम इसे अपनी मुद्रा में बदले तो ये लगभग 200 करोड़ रुपए है। चूंकि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत की क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, इसलिए कंपनियां इस रेंज में विज्ञापन देने के लिए तैयार है। कॉर्पोरेटर कंपनियों क्रिकेट मैच के दौरान 10 सेकंड के स्लॉट के लिए 30 लाख रुपए तक खर्च कर रही है, यानी 1 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। यह पिछले वर्ल्ड कप से 40% ज्यादा है। विश्व कप में विज्ञापन पे भारी खर्च करने वाली कंपनियों में कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला, अल्फाबेट इंक का गूगल पे हिंदुस्तान, यूनिलीवर लिमिटेड, सऊदी अरब का तेल समूह आर्मेको, दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स और कार कंपनी निशान मोटर शामिल हैं। दूसरी ओर वनडे वर्ल्ड कप महाकुंभ बिना किसी शोर शराबे से शुरू हो गया है। बीसीसीआई ने घरेलू सरजमी पे हो रहे विश्व कप के लिए कोई उद्घाटन समारोह आयोजित नहीं किया है। इसके अलावा पिछले विश्व कप फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच महत्वपूर्ण मैच है। दर्शकों का समर्थन न मिलना हर किसी का आश्चर्यचकित कर रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच गया, उसी की तस्वीर अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। कई खेल प्रेमी वर्ल्ड कप के पहले मैच का समर्थन न मिलने पे सवाल उठा रहे हैं। इस हद तक कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैशटैग अब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन चूंकि ये एक दिवसीय मैच है, क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि शाम से ही दर्शकों के स्टेडियम में आने की संभावना है। इसी बीच बीसीसीआई सचिव जय शाह ने वर्ल्ड कप में मैच देखने आए दर्शकों को खुशखबरी दी है। दर्शक मैच को लाइव देखने और खिलाड़ियों को समर्थन करने के लिए स्टेडियम में आएंगे तो ऐसे लोगों को मिनरल वाटर और पैकेज पीने का पानी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। खास के पीने के पानी के लिए फैंस को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना राज्य में चुनाव से पहले वैसे ही राजनीतिक माहौल गर्म है। अब वहीं राजनीति पार्टियों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही वाक युद्ध ने हलचल मचा दी है। सच तो यह है कि चुनाव में जीतने को हर पार्टी तत्पर और दूसरी पार्टी को हराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, इसलिए सारे दांव पे चल रहे हैं और एक एक कर अपनी सारी चालें भी चल रहे हैं। इससे होता क्या है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ विस्तार से जानते हैं कि आखिर किसने किसके बारे में क्या कुछ कहा और उससे क्या हुआ। यह तो पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद का दौरा किया है। वहां इंद्रू में जनता को संबोधित किया तो बस पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इंद्रू सभा में की गई टिप्पणियां से तेलंगाना की रणनीति में हलचल मच गई है। मोदी की इसी टिप्पणी के साथ ही सीएम केसीआर ने एनडीए में शामिल होने की कोशिश की। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, सारी बातें एक बार
फिर सामने आ गई है। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पे वैकल्पिक राजनीति मंच बनाने का ऐलान करने वाले केसीआर अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर चर्चे में है। अब पीएम मोदी की इंदौर में जन जागरण सभा में की गई इस टिप्पणी के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर 12 दिसंबर 2020 को क्या कुछ हुआ था। अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के तहत सीएम केसीआर ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य को बकाया जारी करने को कहा। हालांकि तब केसीआर ने पीएम मोदी से मिलकर क्या कहा, इसके बारे में वे खुद प्रधानमंत्री ने इंदौर सभा बताया। मोदी ने याद दिलाया कि जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी की 48 सीटें जीतने के बाद केसीआर ने उनसे समर्थन मांगा था। उन्होंने कहा था कि वो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन वह नहीं माने। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि केसीआर ने उनसे आशीर्वाद मांगा था कि वो केटीआर को सीएम बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मोदी ने समझाते हुए कहा कि ये राजशाही नहीं है और जनता जिसे चाहेगी वही सीएम होगा। साथ ही पीएम मोदी ने बीआरएस सरकार पर राज्य के विकास के लिए आवंटित धन लुटाने का आरोप लगाया है। बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए बीआरएस सरकार को भी भारी धरना राशि दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बीआरएस सरकार ने वह पैसा लूट लिया। लूटना उनका मंत्र है, मोदी ने दावा किया। अब मोदी के ऐसे कहते ही राजनीति हलकों में घमासान मच गया है, जहां बीआरएस इन बातों का विरोध करते हुए कह रही है कि ये सब झूठ और मोदी चुनाव के चलते झूठ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कहती दिख रही है कि हमने तो पहले ही कहा था कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अब तो पीएम मोदी ने खुद ये बात मान ली है। इन सब बातों से जाहिर सी बात है कि राजनीति माहौल गर्मा गया है और हर कोई इसमें अपनी रोटी सेकता हुआ नजर आ रहा है।